ऋचा एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अव्यय। अव्यय से क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। विशेष तौर से ये वन ईयर एग्जाम में यानी यूपीएसएससी या फिर यूपीएसआई जैसे एग्जाम को अगर टारगेट करें तो उस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही नहीं समझ पाते हैं कि अव्यय वास्तव में किसे कहते हैं। एकदम आसान है, पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आज समझा कर छोड़ेंगे हम। अव्यय देखा जाए, अव्यय सबसे पहले एक एक बिंदु को लेकर चलते हैं। अव्यय कुछ इस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ऐसे वीडियोज को देखते हैं, हिंदी उनके लिए भी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए थोड़ा सा इसका इंग्लिश में भी नामिनक्लेचर हो जाए, नामकरण हो जाए, तो इसको इनडिक्लेरेबल्स वर्ड्स कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय अगर इसका हम विश्लेषण करें अलग अलग तो आ मतलब होता है नहीं, आ की हिंदी हो जाएगी नहीं, आ को हम नहीं कह सकते हैं। और व्यय मतलब होता है खर्च होना, आ मीन्स नहीं। व्यय व्यय मतलब होता है खर्च वास्तव में, लेकिन खर्च हिंदी में बोलना ठीक नहीं है। व्यय मतलब होता है किसी तरीके से जो नष्ट न हो। यहाँ खर्च न बोल करके नष्ट के नाम से नष्ट देखा जाए तो बोलना ठीक है। तो जो नष्ट न हो, कैसा नष्ट न हो? जिसको काल के आधार पर, वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी किसी तरीके से उसमें व्यय ना हो, किसी तरीके से परिवर्तन ना हो। तो अव्यय को अगर सबसे पहले परिभाषित किया जाए तो अव्यय को हम कह सकते हैं जिन शब्दों के रूप में काल, वचन, लिंग के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता उसको हम अव्यय कहते हैं। ध्यान से सुनिए, नोट भी करते चलिए। जिन शब्दों के रूप में काल, वचन, लिंग के बदलने पर कोई परिवर्तन ना हो, यानी काल, वचन, लिंग अगर हम बदल भी दें तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम अव्यय कहते हैं। सरल शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे कहा जाए कि वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है बोल दिया गया। अब इसी को अगर हम ऐसे कहें, लिंग को बदल दें, दौड़ता की जगह दौड़ती बोल दें, तब भी बहुत तेज नहीं बदलेगा। यानी वह बहुत तेज दौड़ती है अगर बोल दिया गया, इसका मतलब है कि तब भी बहुत तेज नहीं बदलेगा। तो दौड़ता है ये मेल को बता रहा, पुरुष को बता रहा, अर्थात पुल्लिंग को बता रहा है। दौड़ती है कर दिया गया, ये स्त्रीलिंग को बता रहा था। इस तरीके से लिंग बदल देने पर, लेकिन ऐसे शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि दौड़ता की जगह दौड़ती बोलना गया, दौड़ती है, यानी पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग बोला गया, फिर भी बहुत तेज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। इसी तरह से जैसे कहा जाए कि कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, अब कुछ लड़के की जगह कुछ लड़कियां बोल दें तब भी मैदान में खेलना है, इसमें किसी प्रकार का में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी एक तरह से अव्यय हो गया। तो सरल शब्द में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के रूप में काल, वचन, लिंग के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे ही शब्दों को हम अव्यय कहते हैं, उन्हें हम अव्यय कह सकते हैं। 3 प्रकार का होता है अव्यय। अव्यय देखा जाए तो इसका अलग अलग विभाजन देखें तो 4 प्रकार से, 3 नहीं बल्कि 4 प्रकार से आप लोग नोट कर सकते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पहला नोट करेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता किसी न किसी रूप में बताता है। दूसरा कह सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा संबंध बोधक के बाद समुच्चय बोधक नोट कर सकते हैं, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और और लास्ट हम कह सकते हैं विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक अव्यय। तो अव्यय कितना हो गया? 4 प्रकार का हुआ। एक तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो 4 प्रकार का अव्यय है जिसमें किसी प्रकार से किसी लिंग का, किसी वचन का या किसी काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन शब्दों पर। अब एक प्रश्न ये खड़ा उठता है कि क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण को इंग्लिश में एडवर्ब कहा जाता है। इंग्लिश का नाम हम इसलिए ले रहे हैं, इंग्लिश में इसका नाम हम इसलिए बता दे रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश वर्ड से पकड़ लेते हैं,
जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं और जो हिंदी मीडियम के होते हैं उनके लिए तो आसान नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण को अगर प्रारंभिक रूप में विभाजित किया जाए, इसको समझा जाए तो क्रिया की इसका मतलब वर्ब है, तो क्रिया विशेषण यानी जो वर्ब की किसी न किसी रूप में विशेषता प्रकट करे उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी क्रिया की जो विशेषता बताए उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होगा, हेडिंग पहला टॉपिक हम लेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में एक सरल शब्द में कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। अब क्रिया की विशेषता कोई शब्द कैसे बता सकता है, किस प्रकार से बता सकता है। जैसे हम कहें कि वह चबा चबा कर खाना खाती है, वह चबा चबा कर खाना खाती है या खाती है कह सकते हैं, चाहे खाना खाती चाहे खाती है, इसका मतलब खाएगी तो कुछ ना कुछ खाएगी। वह चबा चबा कर खाना खाती है, तो ध्यान से देखेंगे खाती। अब इसमें वह किसी न किसी व्यक्ति को बता रहा, किसी स्त्रीलिंग को बता रहा, यानी किसी कर्ता को बता रहा, खाने वाले का नाम बता रहा, तो वह तो हो गया कर्ता, यानी उद्देश्य इसको हम कह सकते हैं। खाती है ये हुआ वाक्य में क्रिया, तो ये खाती है ये क्रिया को बता रहा। क्या खाती है, खाना खाती है, खाना क्या बता रहा, कर्म को। लेकिन हमको चाहिए क्या, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होगा, जो क्रिया की विशेषता बताए। तो खाने की विशेषता क्या बता रही है, क्या कैसे खाती है, चबा चबा कर खाती है। ये जो चबा चबा कर बोला गया, इसका मतलब है कि चबा चबा कर हम किसके लिए लाए, खाती के लिए लाए। इसका मतलब जो भोजन किया जा रहा है उसके लिए लाया गया। तो इस तरह से देखें तो क्रिया को विशेषित करने के लिए चबा चबा कर शब्द आया, तो ये चबा चबा कर शब्द जो लाया गया इसी को हम कह सकते हैं क्रिया विशेषण। व्याकरण में इसी का नाम हो जाता है क्रिया विशेषण। तो ध्यान देंगे, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर है। कुछ स्टूडेंट्स विशेषण और क्रिया विशेषण को एक जैसा समझ बैठते हैं। विशेषण उसको कहा जाता है जो किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, जबकि क्रिया विशेषण उसे कहेंगे जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता न बताकर अन्य किसी शब्द की विशेषता बताए। अन्य शब्द की किसकी विशेषता बताएगा, प्रायः या वर्ब की यानी क्रिया की विशेषता बताता है। इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता। उसमें अगर डेफिनेशन हम इसकी लें तो कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन की एक्सेप्ट किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है, यानी वर्ब एडवर्ब कहलाता है। लेकिन इंग्लिश नहीं, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो क्रिया विशेषण के लिए एक सरल शब्द आप पहचान सकते हैं। एक सरल शब्द में इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वह शब्द जो किसी न किसी क्रिया की विशेषता बताता हो उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता यानी खाती है, तो खाती की विशेषता क्या बताया, चबा चबा कर खाती है, तो चबा चबा कर क्या हो गया, क्रिया विशेषण। इस तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि बच्चा धीरे धीरे चल रहा, देखते हैं, बच्चा धीरे धीरे चल रहा, बच्चा धीरे धीरे चल रहा है। अब देखिए जरा, धीरे धीरे चल रहा है, चलने की पहचान किस रूप में बताई जा रही है, चलने की पहचान बताई जा रही है धीरे धीरे, या यूं कह सकते हैं धीरे धीरे शब्द किसके लिए लाया गया है, ये लाया गया है चलने के लिए। चलना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया को मॉडिफाई क्रिया की विशेषता बताया धीरे धीरे। तो इस तरह से यह भी वाक्य में क्रिया विशेषण हो गया जो कि अव्यय कहलाता। अब देखिए एक जगह थोड़ा सा इस पर विचार करिए। अब जैसे हम कहें कि बच्चा को हटा दें, यहाँ से देखिए बच्चे शब्द को हम हटा दे रहे हैं, चलिए हटा दे रहे हैं, इसकी जगह हम किसी लड़की का नाम यानी लिंग को बदल दे रहे हैं। इसमें हम कहें जैसे कि ममता, मान लीजिए नाम ले लिए, तो ममता यहाँ नाम ले लिया हमने कि ममता धीरे धीरे चल रहा है, नहीं रही कर दिए। अब ममता धीरे धीरे चल रही है तो ममता भी बोला गया, यानी लिंग पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग कह दिया गया, तब भी धीरे धीरे पर यानी इस वर्ड पर, इस शब्द पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह स्पष्ट हो कि इसका मतलब है कि ये अव्यय है, और अव्यय में क्या है, क्रिया विशेषण है। तो जो
वचन या किसी काल के आधार पर प्रभावित ना हो, ऐसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय आपको बताया गया 4 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण, अब क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की कैसे विशेषता बताएगा? किसी घटना के घटित होने में क्रिया अगर उससे प्रभावित हो रही, निश्चित रूप से वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। या यूं कह सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव या उस शब्द का प्रभाव आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की जो विशेषता बताता है, क्रिया को जो प्रभावित करता है, उसको क्रिया विशेषण। अब केवल इतने से काम नहीं चलने वाला, क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार का मूल रूप से होता है। 4 प्रकार में क्या क्या होता है? एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कर सकते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होगा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब कैसे इनको मॉडिफाई करेगा, कैसे इनको विशेषित करेगा, एक एक कर देखते हैं। ये अव्यय के अंतर्गत पढ़ा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको भटक टॉपिक से हटना नहीं है। तो क्रिया विशेषण आप लोग देखें तो क्रिया विशेषण यानी क्रिया विशेषण के प्रकार हेडिंग बना सकते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार। तो सबसे पहले हम इसके मूल विभाजन पर चलेंगे। 4 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीति क्या होता है? जो तौर तरीके को बताता है, जो मैनर को बताता है, जो काम करने के ढंग को बताता है, उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो घटना के घटित होने का स्थान बताए, उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक सब अव्यय के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण यानी पहला रीतिवाचक, स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक, चौथा हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण क्या होता है? परिमाणवाचक, क्वांटिटी, जो चीज माप तौल कर बताई जा सके, उसको परिमाणवाचक कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार का तो क्रिया विशेषण होता है। 4 प्रकार से अब कैसे चारों प्रकार में कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें कि कौन सा क्रिया विशेषण रीतिवाचक है और कौन सा क्रिया विशेषण स्थानवाचक है, कौन सा कालवाचक है, कौन सा परिमाणवाचक है, कैसे इसको पहचाना जाए, परीक्षा में कैसे इससे निजात पाया जाए, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए, एक एक पर देखते हैं, विचार करते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। आप लोग बने रहिएगा, लगातार जुड़े रहिएगा, तभी इसका लाभ पाएंगे। नहीं कि थोड़ा सा देख करके हट लिया, जब हट लेंगे फिर इसका लाभ नहीं पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं, जो पहली टॉपिक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीत मतलब होता है, शब्दों को समझते चलिए, तोड़ते चलिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण सब अव्यय के अंतर्गत आता। क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीत के मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको मैनर कहा जाता है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं मैनर। अगर ग्रामेटिकल टर्म में इसको जानना चाहें तो कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? रीत का मतलब होता है जो तरीका बताए। तरीका का क्या होता है? जो ढंग को बताए, जो काम करने की स्थिति को, जो काम करने का एक तरीका, रीत या ढंग को बताता है, उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको अगर परिभाषित करना चाहें, लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं कि वह अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति को बताए, वह अव्यय शब्द या वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने की रीति बताए, अर्थात तरीका बताए, उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर इंग्लिश में कहा जाएगा। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी क्रिया अगर क्रिया विशेषण आता है तो वो रीतिवाचक कैसे बनेगा? इसके पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। जो भी क्रिया दी होती है उसमें हम कैसे लगाकर प्रश्न कर लेते हैं, उसमें हम कैसे लगाकर के प्रश्न करेंगे। जो भी क्रिया दी गई होगी, जो वाक्य दिया होगा, उसमें जो क्रिया आएगी उसमें कैसे लगाकर प्रश्न करेंगे, तो उससे जो भी उत्तर प्राप्त होता है उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम कहें कि ध्यान पूर्वक पढ़ाई करो। एक उदाहरण लेते हैं कि ध्यान पूर्वक पढ़ाई करो। अब देखिए, हमको ये पता करना है कि इसमें जो सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या है और क्रिया विशेषण में रीतिवाचक है कि कालवाचक है कि क्या है, इसको देखते हैं। पढ़ाई करना ये तो हो गया क्रिया।
पढ़ाई करने का ढंग क्या बताया जा रहा है कि ध्यान पूर्वक, ध्यान से पढ़ाई करो, यानी दिमाग आपका कहीं भटक न जाए, ध्यान से पढ़ाई करना। ध्यान पूर्वक क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हुआ। क्यों क्रिया विशेषण हुआ? क्योंकि इसको हम इस वर्ब के लिए यानी क्रिया के लिए लाए हैं, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। अब क्रिया विशेषण में भी कैसी क्रिया विशेषण है, किस प्रकार का ये क्रिया विशेषण इंगित करेगा, ध्यान पूर्वक बताया जा रहा है, यानी काम करने का तरीका बताया जा रहा है, ढंग बताया जा रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम कहें कि छात्र जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। छात्र जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कलर बदल देते हैं, छात्र जोर जोर से, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये जोर जोर शब्द किसके लिए लाया गया? चिल्लाने के लिए। चिल्लाना क्या है? एक क्रिया है, चिल्लाना एक क्रिया है। तो ऐसी स्थिति में देखें तो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो जोर जोर ये हो गया क्रिया विशेषण। कैसी क्रिया विशेषण? चिल्लाने का तरीका बताया जा रहा है। भैया धीरे से नहीं, वैसे चिल्लाना अपने में खुद ही एक क्रिया विशेषण है, लेकिन चिल्लाने का तरीका क्या बताया जा रहा है? जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण ढंग बता रहा। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीत के बाद आ जाइए स्थान पर। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन सा होता है देखते हैं, आसान है। स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसको एसआई देना हो या फिर आगे लेखपाल की वैकेंसी भी आ रही है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सब में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। स्थानवाचक क्या होता है कि जो क्रिया के होने के स्थान को बताए, जो किसी घटना के घटित होने के या किसी क्रिया के होने के स्थान को बताए, उसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कह सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो क्रिया के होने का या किसी घटना के घटित होने के स्थान को इंगित करता है, बताता है, उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया से इसका हमेशा संबंध बना रहेगा, इसलिए क्रिया विशेषण कहा जाएगा। जैसे हम कहें कि बालक ऊपर खेल रहे हैं, उदाहरण ले लेते हैं कि बालक ऊपर खेल रहे हैं, बालक ऊपर खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब देखिए जरा, खेलना तो क्रिया हो गया, कहाँ खेल रहे हैं? ऊपर खेल रहे हैं। ऊपर मतलब छत पर या कहीं ऐसा कुछ बताया जा रहा है, ऊपर खेल रहे हैं। अब ऊपर क्या हो गया? यहाँ ये क्रिया विशेषण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि खेलने के लिए इस शब्द को लाया गया है। कहाँ खेल रहे हैं? ऊपर खेल रहे हैं। तो अगर स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानना है, इसका एक आसान सा तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से, यानी एक सरल शब्दों के माध्यम से हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए जो भी क्रिया दी गई होगी, उस क्रिया में हम कहाँ लगाकर प्रश्न कर लेंगे, यानी इसमें जो क्रिया दी गई होगी, इसमें कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे। जब कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे तो इससे जो भी उत्तर मिलता है वही स्थान को बताएगा, और जो उत्तर प्राप्त होगा उसी को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो खेल रहे हैं, पहला क्वेश्चन करें कहाँ खेल रहे हैं, उत्तर मिला ऊपर खेल रहे हैं, तो ऊपर क्या हो गया? स्थान को बता रहा। ऊपर नीचे बाएं दाएं इस तरीके से स्थान को इंगित कर रहा, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह से जैसे हम कहें कि हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं। अब बैठे हैं, बैठना क्या हो गया? क्रिया हो गया। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। तो हम सब यहाँ बैठे हैं बोला गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या हो गया? स्थान को बता रहा है। यद्यपि स्थान में फिक्स नहीं हो रहा है कौन सा स्थान यहाँ पर, लेकिन स्थान का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बोध हो रहा है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा। अब जैसे हम कहें कुछ शरारती बच्चे चारों ओर दौड़ रहे हैं। अब कुछ शरारती बच्चे चारों ओर दौड़ रहे हैं, चारों ओर दौड़ेंगे तो कैसे दौड़ेंगे? इसका मतलब चारों ओर दौड़ेंगे। अब दौड़ना क्या है? क्रिया है। अब दौड़ना क्रिया है, तो इसमें अगर हमको स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानना है या ये पहचानना है कौन सा अव्यय है क्रिया विशेषण के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? आंसर मिला चारों ओर, तो चारों ओर क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब अगर बच्चे की जगह हम बूढ़े कह दें, बच्चे की जगह हम औरतें कह दें, बच्चे की जगह हम खिलाड़ी कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन चारों ओर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब है कि अव्यय है, इस पर लिंग का, वचन का
या किसी प्रकार के कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी एक तरह से ये अव्यय हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अव्यय के अंतर्गत ही इसको पढ़ा जा रहा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में 4 प्रकार का क्रिया विशेषण। अगला देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण क्या होता है? परिमाण कहा जाता है कि जो क्वांटिटी को बताए उसको परिमाण कहेंगे। तो अगली हेडिंग क्या होगी? तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण को इंग्लिश में क्वांटिटी कहा जाता है, यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहें तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्या होता है? जो क्रिया की मात्रा को बताए। अब क्रिया की मात्रा क्या होता है? किसी नाउन की, किसी संज्ञा की, ये सब तो मात्रा बन सकती है, लेकिन हम कह रहे हैं किसी क्रिया की मात्रा को बताए, क्रिया के परिमाण को बताए। तो मात्रा या परिमाण का मतलब ये हुआ जिसको हम काउंट न कर सकें, जिसको मापतौल करना बता सकें, उसको हम कह सकते हैं कि परिमाण। जैसे कहा जाए कि वह कम खाता है, ये तो मात्रा हो गया। लेकिन कहा जाए कि वह टीवी की आवाज़ कम करो। अब टीवी की आवाज़ कम करो बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आवाज़ निकल रही है, क्रिया किसी न किसी रूप में उसमें घटना घटित हो रही है। अब टीवी की आवाज़ कम करो, तो कम करो बोला जा रहा है, कितना कम करो ये नहीं पता चल पा रहा है कि 1 किलो कम करो, 1 झोला कम करो या 1 ड्रम कम करो। अगर उसकी हम किसी न किसी रूप में उसकी मात्रा निकालने लगेंगे तो नहीं निकल पाएगा। तो इसी जिसकी मात्रा किसी भी तरीके से काउंट न किया जा सके, जिसको हम काउंट करके स्पष्ट शब्दों में न व्यक्त कर सकें, उसी को परिमाण कहते हैं। तो जो क्रिया, जो घटना किसी कारणवश घटित हो रही, लेकिन उसमें कहीं न कहीं परिमाण का बोध हो रहा है, उसका सीधा प्रभाव किसी न किसी रूप में क्रिया पर पड़ रहा है, उसको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए आप जो भी क्रिया दी होगी उसमें एक ट्रिक है, कितना लगाकर प्रश्न करिए, इससे जो भी उत्तर प्राप्त होता है वो परिमाण को बताएगा। जैसे अभी हम उदाहरण दिए कि टीवी की आवाज़ कम करो। चलिए लिख लेते हैं, टीवी की आवाज़, टीवी की जगह बीवी भी बोल सकते हैं, बीवी की आवाज़ कम करो। आप लोग मत बोलिएगा, टीवी बोलिएगा। टीवी की आवाज़ कम करो, कम करो। अब देखिए, कम करो यानी कम करना है, क्रिया बताया जा रहा है, करो क्या करो? गर्मी एक तरह से नाउन हो गया, तो आज बहुत गर्मी, ये भी परिमाण को बता रहे हैं, यानी इसका क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्रिया पर उसका किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ना चाहिए। दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वह अधिक बोलता है, वह अधिक बोलता। आप लोग अक्सर इसको व्यवहार में उतारते होंगे, अधिक बोलता है। अब बोलना क्या हो गया भाई? क्रिया हो गया। तो बोलना जब क्रिया हुआ तो अधिक शब्द किसके लिए लाया गया है? वह के लिए लाया गया, बोलने के लिए लाया गया। इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है बोलने के लिए। जैसे सपोज करिए हम अगर बोलने को निकाल दें तो वह अधिक केवल 2 ही शब्द बचेगा। जब 2 ही शब्द बचेगा तो इस अधिक का क्या मतलब है, वह का क्या मतलब है? इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है बोलने पर। वह को निकाल दें तो अधिक बोलता, तब भी कुछ न कुछ उत्तर मिल जाएगा। तो कहने का आशय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम किसको कहेंगे? यानी वह क्रिया विशेषण या वह अव्यय जो परिमाण के रूप में, अर्थात जो क्वांटिटी के रूप में किसी न किसी क्रिया को विशेषित करता है, उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। यानी ऐसी क्वांटिटी जो किसी तरीके से काउंट न किया जा सके, जिसको हम गिन न सकें, जिसको माप न सके, जिसको तौल न सकें, केवल उसके भाव को समझ सकें, तो उसको हम परिमाण कहेंगे। और भी कह सकते हैं कि उतना खाओ जितनी ज़रूरत हो, या उतना खाओ जितना ज़रूरी हो। अब उतना खाओ यानी आपका खाने का ये नहीं पता चल रहा कितना खाओ, 1 कटोरी खाओ या 1 किलो खाओ, ये सब नहीं पता चल पा रहा, केवल इतना बोला गया उतना खाओ जितना ज़रूरी हो। तो उतना जितना क्या हो गया? खाने के लिए बोला गया। खाना क्या है? यानी वर्ब बन गया, क्रिया बन गया, तो खाने क्रिया को विशेषित कर रहा है, तो उतना जितना भी यहाँ एक तरह से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इस तरह से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अलग अलग शब्दों के माध्यम से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। अब एक क्रिया विशेषण इसमें और बच रहा है, जिसको हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको चौथा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल का मतलब क्या होता है? समय को कहा जाता है। इंग्लिश में टेंस कहा जाता है, टाइम कह सकते हैं, टेंस, टाइम्स। कालवाचक क्रिया विशेषण एकदम सरल शब्दों में आप पहचान सकते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण यानी जो अव्यय, बार बार क्यों बोल रहे हैं? आप अव्यय चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका कभी किसी रूप में लिंग वचन आदि
आदि के आधार पर जिसका कहीं किसी तरीके से व्यय नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं। तो काल इसको परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि वह अव्यय शब्द जो काल के रूप में या समय के रूप में किसी न किसी रूप में क्रिया को प्रभावित करता हो, क्रिया पर को विशेषित करता हो, उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि हम कल शिमला जाएंगे, ध्यान देंगे, जैसे हम कहें कि हम कल शिमला जाएंगे, हम कल शिमला जाएंगे, शिमला जाएंगे। अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे पहचाना जाए। सब पहचानने का एकदम आसान तरीका है। जो क्रिया दी गई होगी उस क्रिया में आप कब लगाकर प्रश्न कर लीजिए अपने मन में, इससे जो भी उत्तर प्राप्त होगा उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। सबका हम ट्रिक बताते चले हैं, आप लोग केवल ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दिए रहिए। हम शिमला जाएंगे, अब जाएंगे क्या हुआ, एक क्रिया हुआ, जाना एक क्रिया हुआ। अब इसी क्रिया में कब लगाकर प्रश्न कर लीजिए, देखिए कोई उत्तर मिल पा रहा, उत्तर मिला, क्या मिला, कब जाएंगे, कल जाएंगे। इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ा, क्रिया पर पड़ा, यानी इस कल का प्रभाव किस पर पड़ा, क्रिया पर पड़ा। इसका मतलब है कि कल क्या हो गया, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब ट्रेन आने वाली है, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि अब ट्रेन आने वाली है। देखिए अब ट्रेन यानी रेलगाड़ी आने वाली है, आने वाली है। अब देखिए आने वाली है, कब आने वाली है, कब लगाकर प्रश्न करिए, अब आने वाली है। इस कब का जवाब क्या मिला, अब आने वाली, यानी इसका प्रभाव सीधा क्रिया पर पड़ा। इस तरह से इसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो आप लोग अव्यय में बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर देखा जाए तो अव्यय किसे कहते हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जिन शब्दों के रूप में काल, वचन, लिंग के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको हम अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में यानी उसका हाव भाव में, उसके रूप में काल को हम बदल दें, काल मतलब टेंस को बदल दें, वचन को बदल दें यानी एक वचन दो वचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बना दें, लिंग को बदल दें यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर दें, फिर भी उस पर कोई प्रभाव, उस शब्द पर कोई प्रभाव न पड़े, उसको हम कहते हैं अव्यय। एक छोटा उदाहरण, जैसे कहा जाए कमरे में उमेश है। अब उमेश देखिए एक वचन है, मैं को ले लीजिए, कमरे में उमेश बोला गया तो उमेश एक वचन है और कमरे में बोला गया है उमेश है। इसका मतलब है कि मैं पर अगर विचार करें तो एक तरह से ये संबंध बोधक बन रहा है, कमरा ये क्रिया विशेषण बन रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बता रहा है। अब उमेश की जगह हम किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ले लें, जैसे मान लीजिए सीता कह दिया गया, गीता कह दिया गया, उर्मिला कह दिया गया। कमरे में कविता है मान लीजिए कह दिया गया, तो कविता एक स्त्रीलिंग है, तो कमरे में नहीं बदला और यानी कमरा नहीं बदला, मैं नहीं बदला, इस तरह से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये भी एक अव्यय हो गया। तो अव्यय का सीधा सा संबंध है कि जो किसी तरीके से काल, वचन या लिंग के आधार पर प्रभावित न हो, उसको हम अव्यय कहते हैं, जो अपने रूप में सदा सर्वदा बना रहे, जिसका मात्रा, जिसमें लिंग किसी प्रकार से परिवर्तन न किया जा सके। अभी हम बताए आपको कि अव्यय 4 प्रकार का होता है, एक तो क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा होगा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय सूचक। ये 4 प्रकार का अव्यय होता है। तो 4 प्रकार के अव्यय में सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या होगा, क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है मूल रूप से। एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब प्रश्न उठता है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण होता है या वह अव्यय शब्द जो किसी न किसी रूप में, स्थान के रूप में, किसी न किसी मतलब स्थान के रूप में आकर के किसी क्रिया को प्रभावित करे, उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी आप पढ़े ही हैं। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो रीति को बताए, यानी किसी क्रिया के या किसी घटना के घटित होने का तरीका बताए, रीति बताए, उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इसी तरह से रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बाद कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा, जो घटना के घटित होने का काल बताए। हम सारी चीजें आपको दिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। जो घटना के घटित होने का काल बताए उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, कल हम शिमला जाएंगे, कल क्या बता रहा है, समय को बता रहा है, जाने के समय को इंगित कर रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इस तरह से चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रम बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है। परिमाण क्या होता है,
जो किसी न किसी रूप में किसी घटना के घटित होने का, किसी क्रिया के परिमाण को बताए यानी क्वांटिटी को बताए, जिसको हम गिन ना पाएँ, जिसका हम माप तौल न कर पाएँ, उसको परिमाण कहेंगे। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि वह अधिक बोलता है। बोलना क्या है? एक क्रिया है। और कैसी क्रिया है? इस क्रिया को कौन सा शब्द प्रभावित कर रहा है? अधिक शब्द प्रभावित कर रहा है। अधिक का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। इस तरह से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो आज की क्लास हम इस अव्यय चैप्टर के अंतर्गत केवल क्रिया विशेषण पर आधारित किए। कल हम आगे आपको बताएंगे, यानी अगली क्लास में होगा संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, इसके बाद फिर होगा समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, फिर विस्मय बोधक अव्यय क्या होता है। जब चारों प्रकार के अव्यय का आप अध्ययन कर लेंगे सिस्टम से, तो अव्यय में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। कहीं भी किसी तरह की असहजता नहीं आएगी। आप लोग पूरा वीडियो सिस्टम से देखते रहिएगा। अगली वीडियो का इसी तरह से आप अध्ययन करिएगा जैसे आज कर रहे हैं। अगली वीडियो यानी संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, इस पर हम आधारित बनाएंगे। लगातार बने रहिएगा। चैनल जो को आप लोग जो नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें आप तक आसानी से समय से सूचना पहुंच सके। इसको शेयर भी करिए अपने मित्रों तक, ताकि और भी लोगों को लाभ मिले। फिर मिलते हैं कल।